हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। यूजीसी नेट दिसंबर अटैम्प्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज की सेशन में हम लेकर आए हैं आपके सुपर 30 एमसीक्यूज जो आपके होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक आपका इंपॉर्टेंट यूनिट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड। वहीं साथ में हम बात करें तो हम अदर यूनिट्स को भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिसर्च हो या कम्युनिकेशन हो। इनसे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से हेल्प करेगा स्कोर गेन करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी के सामने। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको एक साथ देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, यानी अगर एक शिक्षक जो अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाना चाहता है और वो कम स्टूडेंट वाली जो कक्षा है उनमें कौन सा विकल्प प्रयोग में उसको लाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, सी है आपका अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम विद्यार्थी वाली कक्षा में एक्चुअली क्या होता है, जो टीचर होता है वो हर एक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे पाता है। बहुत अगर मान लो कि कोई क्लास ऐसी है जिसमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो हर एक विद्यार्थी पर स्पेशली ध्यान दे पाना मुश्किल होता है। लेकिन एक अच्छा चीज़ ये होता है कि कम अगर विद्यार्थी हैं क्लास में तो हर एक विद्यार्थी पर हम पर्टिकुलर यानी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना जो भी आपकी लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल आप अटेंशन दे सकते हैं स्टूडेंट को, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, हर एक जो स्टूडेंट है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको ध्यान में रखकर चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षक के संदर्भ में सही है, यानी इफेक्टिव जो टीचर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी है शिक्षकों की निष्पक्षता, सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। ठीक है, तो देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से अगर कहा जाए कि इफेक्टिव जो आपका टीचर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं और आप बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। तो देखिएगा जो सारी चीज़ें हैं वो कई चीज़ें देखो सही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आपको हर एक ऑप्शंस में लग रहा होगा कि ये भी सही है कि भाई ठीक है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये तो चलो ठीक है ज़रूरी है, डिसिप्लिन बनाना, ठीक है। देन अगर हम बात करें ऑनेस्टी भी ज़रूरी है, ये भी हम समझ सकते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना ये भी ज़रूरी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर एक टीचर का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को और इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो टीचर का एक इंटरेस्ट होना, जैसे मान लीजिए मैं ही पढ़ा रही हूँ और मुझे होम साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी और नई नई चीज़ें खोज कर लाऊंगी ताकि जो मेरा सब्जेक्ट है उसी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से बता पाऊँ।
तो एक टीचर का अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। देखो ऑप्शंस जो आपके ABC हैं वो भी आपको सही लग रहे होंगे, स्पेशली मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी आपको ज़्यादा सही लग रहा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे जो मेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सा आंसर है। तो ऐसे ही आपके सीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिसमें हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग में सम्मिलित है, कौन सा ये कथन है। ऑप्शंस हैं आपके, शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु जो आपके छात्र हैं वो सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। बी है, शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। सी है, शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय हैं। और डी है, उपरोक्त सभी। अब आप मुझे बताइए कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो लिखा है शिक्षक सक्रिय होते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है, परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो यहाँ पे डाउट है, इसको कट करते हैं। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं, नहीं, शिक्षक निष्क्रिय नहीं हो सकता, शिक्षक सक्रिय ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए वो है ऑप्शन सी, यानी शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। दोनों अगर एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो ही क्लास इफेक्टिव होती है, टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे टीचर का भी सक्रिय रोल होगा और जो स्टूडेंट है वहाँ पे उसका भी सक्रिय रोल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने पूछा गया है। एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकता स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। मतलब एक जो नया टीचर है उसके लिए सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो है एक प्राथमिकता स्थापित करना। तो अगर वो अपनी क्लास शुरू कर रहा है तो किस चीज़ से शुरू करना चाहेगा वो आपसे पूछा गया है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है कक्षा में अनुशासन लागू करके, बी है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, सी है छात्रों के साथ मजाक करके, या फिर डी है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा के। ठीक है, तो देखो एक न्यू जो टीचर है उसको सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, न्यू टीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भाई नया टीचर बना है और उसके बाद वो क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका आंसर आता है वो है आपका, मैं बता दूं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी सबसे पहले एक नए टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाता है कि वो बच्चों से थोड़ा सा तालमेल बिठाए, बच्चों को समझे, ठीक है, और बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ अच्छे से। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, यानी छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करना। ठीक है, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड ही ऐसा एक आपका यूनिट है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझ के साथ आपको सॉल्व करना है। इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी अलग वैसी चीज़ नहीं है, बस आपको समझ के आंसर देना होता है और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किनकी है। ये किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये किसका कथन है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, बी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी क्या करता है, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट है ये है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। काफ़ी लोग फॉलो करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बातें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं उद्देश्यों का निरूपण, बी है शिक्षण अनुदेश की योजना बनाना, सी है छात्रों की रुचि के बारे में जानना और डी है उपरोक्त सभी। तो जो सबसे पहले जो आपकी गतिविधि है वो कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है आपका वो है आपका उद्देश्यों का निरूपण, ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पहले आपको उद्देश्य जो है उसको आपको करना है, देन उसके बाद अदर चीज़ें होंगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो आपका शिक्षण दक्षता के लिए आवश्यक है? वो आपके ऑप्शंस हैं शिक्षण कौशल में नैपुण्य, बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, सी है शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य एंड डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपके जो ऑप्शन ए है शिक्षण कौशल में नैपुण्य ये भी सही है, बी शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, सी है शिक्षण में उचित साधनों के प्रयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यानी जितने भी आपके ऑप्शंस हैं सभी आपके सही हैं। सो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप फिर देख लें, ठीक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, बताइएगा एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषण की हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सेकेंड, यहाँ पे विषयों के विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक। विषयों का एक तरीके से विशेषज्ञ, ठीक। नेक्स्ट है विषय को पढ़ने में काफ़ी अनुभवी हो, सी है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे और डी है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी यानी इफेक्टिव बना सकता है यदि वह हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको विशेषज्ञ लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट क्या है ये जानना कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, मतलब वो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज लेकर आए हैं उनको ध्यान में रख के जो है चीज आपकी टीचिंग होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो विषयों का ज्ञाता चाहे जितना बड़ा है लेकिन अगर उनको नहीं पता है कि स्टूडेंट के पास अपनी खुद की नॉलेज कितनी है, उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करेंगे चीज़ें, तो वो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि भाई पढ़ने में काफ़ी अनुभवी हो, उनको शिक्षण सामग्री का उपयोग करना आता हो या विषय का विशेषज्ञ हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जो वो ध्यान में रखें, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान का क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? तो जैसे भावनात्मक क्षेत्र है, ज्ञानात्मक क्षेत्र है, वैसे ही आपको बताना है जो आपका संज्ञानात्मक जो आपका ज्ञान का क्षेत्र है उसमें से क्या आता है। आपका है ऑप्शन ए विचार, बी है भावनाएं, सी है कौशल और डी है उपरोक्त सभी। तो ब्लूम का जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उनके विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं, उनमें से जो आपका संज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र है उसमें से क्या चीज़ आता है ये आपको बताना है। संज्ञान मतलब एक तरीके से आपके माइंड से रिलेटेड है, यानी आपका एक तरीके थॉट, आपका जो विचार है वो रिलेटेड है। तो यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका आंसर होगा, यानी आइडिया, ठीक है, यानी विचार। संज्ञानात्मक मतलब आपके ज्ञान से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड, ठीक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है?
तो किस महापुरुष के द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री अरविंदो, बी है महात्मा गांधी जी, सी है स्वामी दयानंद और डी है स्वामी विवेकानंद। तो एकीकृत शिक्षा की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, किस महापुरुष ने? तो वो हैं आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पूछा जा रहा है, ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके, वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं, बी है कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं, सी है शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम ही होती है, एंड डी ऑप्शन जो है वो है कि जैसे वह अनुभव से विशेषज्ञ प्राप्त कर लेते हैं वह इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो आपसे पूछा गया है कि अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि, और ये हैं आपके ऑप्शंस। अब बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके करेक्ट आंसर की, सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी जैसे वह अनुभव से विशेषज्ञ प्राप्त कर लेते हैं वह इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस से उनको धीरे धीरे और नॉलेज डेवलप होती है, उसके बाद अगर उनको कोई भी चीज़ की योजना बनानी है तो वो संक्षिप्त रूप से उस चीज़ को रेडी कर सकते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, 1961, 1962, 1966, 1986। बताइएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस ईयर में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1961। चलेगा, नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, बी है बाधा, सी है अनुक्रिया और डी है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। तो अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? तो ये जो आपका है, देखो अभिप्रेरणा है, अनुक्रिया भी है यानी रिस्पॉन्स भी है, टारगेट भी है, बट जो आपका ऑब्स्टिकल है यानी बाधा है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो किस स्थिति में जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है वो सबसे अधिक इफेक्टिव होता है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी है शिक्षण अभ्यास के दौरान, सी है शिक्षण अभ्यास के बाद, या फिर ऑलवेज यानी सदैव। तो जो आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक इफेक्टिव होता है तो वो आपका होता है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल प्राथमिक कक्षाओं में, बी है केवल जूनियर कक्षाओं में, सी है केवल 10+2 कक्षाओं में, या फिर डी है प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं में यानी प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी है, हायर क्लास है उसमें। बताइएगा किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो वो आपका प्राइमरी और जो आपका उच्च है यानी अपर प्राइमरी है, दोनों में, दोनों कक्षाओं में, हायर क्लासेस में। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? आपकी है आगमनात्मक विधि, बी है निगमनात्मक विधि, सी है ड्रिल विधि और
सॉरी डी है विचार विमर्श विधि। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अभी और भी क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। बताइएगा आंसर क्या होगा। सो आंसर है ऑप्शन आपका सी, ड्रिल विधि। ड्रिल मेथड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। आपके ऑप्शंस हैं विषय बहुत ही सरल हो, विषय थोड़ा कठिन हो, सी है विषय बहुत ही कठिन हो, और डी है सभी परिस्थितियों में। तो किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी, उपयोगी लिखा है यहाँ पे, उपयोगी कर दीजिएगा, ठीक है, उपयोगी, ठीक है, उपयोगी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे विषय आपका क्या हो, थोड़ा कठिन हो, मतलब ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा इजी होगा तो क्या ही डिस्कशन करोगे, क्या ही विचार विमर्श होगा, है ना। विषय थोड़ा सा कठिन हो तो उसी में आपका क्या होता है, विचार विमर्श होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं संसाधनों का बेहतर उपयोग, बी है श्रेष्ठ योजना, सी है शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, और डी है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। तो कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है, ठीक है, नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइएगा आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे देखो संसाधनों का बेहतर उपयोग, ये तो सही है, श्रेष्ठ योजना बेस्ट प्लान वो भी सही है, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग ये भी सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, ये सही नहीं है, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है स्टूडेंट वो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का उपयोग करता है। अगर एक शिक्षक को व्यवहारिक रूप से समझाना हो, ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से, तो किस विधि का यूज करेगा। व्याख्यान विधि, बी है आविष्कार विधि, सी है प्रदर्शन विधि, और डी है आपका समस्या समाधान विधि। तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे अगर उनको प्रैक्टिकली रूप से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी चीज़ को समझाना है, तो किस मेथड का यूज़ करेंगे एक टीचर। तो यहाँ पे जो मेथड का यूज़ होगा वो है आपका प्रदर्शन विधि, ठीक है। जो आपकी प्रदर्शन विधि है, यानी एक तरीके से करके दिखाना, एक तरीके से आपका, उसमें आपको हेल्प होगी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने में। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है। कंप्यूटर विश्लेषित निर्देश, बी है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, सी है कंप्यूटर सहायता प्राप्त बुद्धिमत्ता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CAI का बताना है, इसका संक्षिप्त नाम है। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। ऑप्शन जो बी है वो आपका है राइट आंसर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश विधि नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश विधि आपका नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ट्यूटोरियल विधि, बी है ड्रिल विधि, सी है सिमुलेशन विधि, और डी है आपका प्रश्न विधि। तो बताइएगा जो आपके मेथड दिए हुए हैं उनमें से कौन सी आपकी ऐसी मेथड है जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश नहीं है, वो आपको बताना है। सो वो है आपका क्वेश्चन मेथड, यानी जो आपकी प्रश्न विधि है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट होगा, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके मौखिक संचार, बी है लिखित संचार,
सी है मल्टीमीडिया विधि और डी है इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है। अब देखिए ऑप्शन और बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और आपको बताना है आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं व्याख्यान विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है पाठ्य पुस्तक विधि और डी है श्रव्य दृश्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सभी को बताना है। और ये जो आपके स्टूडेंट लगातार क्लासेस हो रही हैं इसको लगातार आप देखिए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे फिर आपका छूटता ही चला जाएगा। इसलिए जैसे ही क्लास होती है, मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लेती हूँ, एक ही क्लास मेरी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 क्लासेस, उसके अलावा नहीं आती है। तो आपके लिए काफ़ी ईजी है क्लास को अटेंड करना, चाहे आप स्पीड में देखो चाहे जैसे देखो, लेकिन देखो क्योंकि ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना, क्योंकि आपको अदर भी चीज़ पढ़नी रहती है, होम साइंस भी पढ़ना रहता है। इसलिए पेपर 1 में बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस लगातार पेपर 1 की करते रहो, उसके लिए ज़रूरी है। केवल होम साइंस से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की बात करें तो आपका होगा डिस्कशन मेथड यानी परिचर्चा विधि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, या मतलब ज़्यादातर लोगों की अगर भागीदारी आपको करनी है तो आपका डिस्कशन मेथड बेस्ट है। चलेगा, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी से सबसे उपयुक्त है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी से सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन है सीखने का प्रतिमान, बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, सी है मूल्य वर्धित प्रतिमान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें आराम से और फिर बताएं आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी निर्देशात्मक, ठीक है, आपका प्रतिमान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। तो जो आपके जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। आपके ऑप्शंस हैं क्रियामूलक ज्ञान, बी है सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, सी है दोहराव शिक्षण पर या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर जॉन डीवी के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर ज़्यादा बल दिया है, वो है आपका क्रियामूलक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शिक्षण विधियां कौन सा मतलब शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन विद्यार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। तो कौन सा शिक्षण विधियां संयोजन विद्यार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत अनुदेश और व्याख्यान विधि, बी है सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि, सी है व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि और डी है प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। बताइएगा, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़िए। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन विद्यार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। सो वह है आपका
कौन सा? एक सेकेंड, वह है आपका प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव, आपका प्रोजेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर आप श्याम पट्ट पर कुछ लिख रहे हैं, यानी आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, जब आप टीचिंग करते हैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? अच्छी लिखावट, बी है लेखन में स्पष्टता, सी है बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या जरूरी है सबसे? तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है? आपका लेखन में स्पष्टता, यानी जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, मतलब स्पष्ट रूप से रहे कि हाँ जो आपने शब्दों को लिखा है वो समझ में आ रहे हों। अच्छी लिखावट ज़रूरी है, गुड हैंड राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी लिखावट से मतलब थोड़ा सही लगता है। और दूसरी बात ये है ना, अच्छी लिखावट तो ज़रूरी है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है आपका लेखन में स्पष्टता, यानी जो चीज़ आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में वो आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, वो अलग चीज़ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रव्य सहायक सामग्री, बी है दृश्य सहायक सामग्री, सी है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका है श्याम पट्ट, यानी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? आपका दृश्य सहायक सामग्री है। ठीक है, कौन सा है? विजुअल एड्स है, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है। श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना, ठीक है, और दृश्य श्रव्य मतलब जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे आपका टीवी, ठीक है। और जैसे हमने आपका दृश्य में कहा आपका श्याम पट्ट आ गया, श्रव्य में अगर आप कह लो तो आपका रेडियो आ जाता है जो आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन। पूछा गया है कि छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, बी है कार्य को समान रूप से वितरित करना, सी है व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उपेक्षित करना, और डी है अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना। अब बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिएगा, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? तो वो जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना, इनकरेज करना अदर स्टूडेंट को कि वो जो ग्रुप है उसको क्या करे, एक तरीके से ज्वाइन करें। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिसिंग है, सो कोई गल नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्स्ट्रा जो एक क्वेश्चन है उसको ऐड कर लेंगे। सो ये रही स्टूडेंट आपकी क्लास। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में ये उम्मीद कतई ना बहुत ज़्यादा करें कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन इजी ज़रूर होगा, लेकिन लेंदी की वजह से आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो समय है वो काफ़ी चला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट की कई सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, जिनसे उनको पछतावा होता है। देखो, जब क्वेश्चन छूट जाते हैं, निगेटिव मार्किंग हो, तो हमें समझ में आता है। जब ऐसे एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं है और फिर भी हमारे अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पछतावा की फीलिंग आती है। इसी वजह से प्रैक्टिस की जाती है और मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, ताकि टाइमिंग के साथ हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो यही जो प्रैक्टिस है, इसको कंटिन्यू करते हुए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 होम साइंस को भी कवर कर रहे हैं। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस भी आ रही है। जो DSSP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी क्लासेस लाने वाली हूँ रेगुलर बेसिस पे, जिनसे उनको भी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।